हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th का साइंस का जो हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसका हम ये पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 3 कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूज स्टडी किए थे। वो कंपाउंड्स थे हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl, कॉस्टिक सोडा NaOH एंड तीसरा किया था हमने बेकिंग सोडा NaHCO3। तो आज हम नेक्स्ट 3 कंपाउंड्स करने जा रहे हैं। पहला हमारा वॉशिंग सोडा है, उसके बाद हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर और उसके बाद हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलिए, तो हमारा आज का जो कंपाउंड है, तो पिछले वाले जो 3 कंपाउंड्स है वो हमने A, B और C पार्ट में किए थे। ये चौथा वाला कंपाउंड है D, E और F, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है ये है हमारा वॉशिंग सोडा। केमिकल नेम इसका है वॉशिंग सोडा और सॉरी, कॉमन नेम इसका वॉशिंग सोडा है और केमिकल नेम इसका है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चलिए, सोडियम कार्बोनेट तो समझ में आया, Na2CO3, और डेकाहाइड्रेट क्या है बच्चों? तो ध्यान देंगे, जब भी कोई सॉल्ट को हम क्रिस्टलाइजेशन तरीके के द्वारा प्राप्त करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन तरीका मैं समझा दूंगा अभी क्या होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया के दौरान कुछ फिक्स्ड संख्या में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो केमिकली अटैच हो जाते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट के साथ में। एनहाइड्रस सॉल्ट मतलब जिसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो इसके साथ केमिकली चिपक जाते हैं और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बिकॉज ये क्रिस्टलाइजेशन के प्रक्रिया के दौरान ही चिपकते हैं सॉल्ट पे। तो बिना इन वाटर मॉलिक्यूल्स के जो सॉल्ट होता है वो एनहाइड्रस सॉल्ट, ये चिपक गया इसके साथ तो हाइड्रेटेड सॉल्ट। और ये वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये उस सॉल्ट को डेफिनेट कलर देते हैं, प्रॉपर्टीज देते हैं। समझ में आ गया? सो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया के दौरान उसी हिसाब से इनका नामकरण होता है। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच होगा मोनोहाइड्रेट लग जाएगा, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे डाइहाइड्रेट, 3 ट्राइहाइड्रेट, 4 टेट्राहाइड्रेट, 5 के लिए पेंटाहाइड्रेट, फिर हेक्साहाइड्रेट, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेकाहाइड्रेट। तो क्योंकि 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो डेकाहाइड्रेट। इसी प्रकार से कॉपर सल्फेट का सॉल्ट करते हैं क्रिस्टलाइजेशन तरीके से तैयार, तो 5 मॉलिक्यूल चिपकते हैं वाटर के, वो हो जाएगा पेंटाहाइड्रेट। क्लियर है? चलिए, तो ये है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसको प्राप्त करने का तरीका क्या है? तो बच्चों, इसको हम 2 अलग-अलग स्टेप्स में तैयार करते हैं। पहला स्टेप जो है उसमें हम सिर्फ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट तैयार करते हैं, Na2CO3। इसमें ये वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच नहीं होंगे, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट बिना इन वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये कहलाता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। इसी को सोडा ऐश के नाम से भी जाना जाता है। ये वॉशिंग सोडा नहीं होता है, इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स चिपकेंगे जब हम क्रिस्टलाइजेशन तरीके से इसको प्राप्त करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट NaHCO3 इज हीटेड, ये बेकिंग सोडा है हमारा। ये क्या है? बेकिंग सोडा। हम देख चुके हैं बेकिंग सोडा इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, यही वो तरीका है। तो फर्स्ट NaHCO3 जो बेकिंग सोडा, इट इज हीटेड स्ट्रांगली टू ऑब्टेन एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा को स्ट्रांगली हीट किया जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, स्ट्रांगली हीट किया तो Na2CO3 बनेगा और साथ में वाटर और CO2 निकल जाता है। तो किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को हीट करने से CO2 निकलता है, वाटर निकल जाएगा, वाटर वेपर उड़ जाएगा, CO2 उड़ जाएगा, गैस है, सिर्फ पीछे बचेगा Na2CO3। इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल चिपका हुआ नहीं है। ये है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, इसी को हम सोडा ऐश के नाम से भी जानते हैं। अब ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, इसको हमको पानी में घोलना है। पानी में तब तक घोलते जाना जब तक कि और घुलना बंद ना हो जाए। इस प्रकार का सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में सॉल्यूट अर्थात सोडियम कार्बोनेट घोल दिया गया है और घोलना संभव नहीं है, वो सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने रूम टेम्परेचर पे बनाया, तो कुछ मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट घुल गया। अगर मैं और जबरदस्ती उसमें सोल्यूट सोडियम कार्बोनेट घोलना चाहता हूं तो मुझे तापमान बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हाइयर टेम्परेचर पे सोल्यूबिलिटी बढ़ती है सब्सटेंसेस की। समझ में आ गया? सो इफ आई कीप द सॉल्यूशन फॉर बॉइलिंग, उसको मैं उबालने के लिए रख दूंगा और उबलते हुए अवस्था में मैं क्या है और सोल्यूट डालूंगा, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा सॉल्यूशन का तो वैसे वैसे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वाटर, उसके बीच का गैप बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा तो और सॉल्यूट उसके बीच में समा सकता है। इसका मतलब हो गया सम मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो हम उबलते हुए कंडीशन में और सॉल्यूट धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि और सॉल्यूट घुलना बंद ना हो जाए उबलते हुए कंडीशन में। तो बॉइलिंग अवस्था में मैक्सिमम सॉल्यूट
सोडियम कार्बोनेट हमने घोल दिया, वो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है, अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज देन प्रिपेयर्ड। तो पहले सैचुरेटेड बनाएंगे, बॉईल करने के लिए रख देंगे और बॉइलिंग अवस्था में और सॉल्यूट डालते रहेंगे जब तक कि और घुलना बंद ना हो जाए उबलते हुए कंडीशन में। इसके बाद हम किसी भी तरीके से सॉल्यूट और घोल नहीं सकते। तो अब हमने बताओ एक्स्ट्रा सॉल्यूट क्यों घोल पाए हमने तापमान बढ़ाया, बॉईल कर दिया। तो तापमान बढ़ाने से अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है तो तापमान घटाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी। जबरदस्ती जो हमने सॉल्ट घोल दिया था वो सेपरेट होकर नीचे बैठने लगेगा अगर ठंडा किया जाए तो। अब हमने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, इसको छान के प्यूरिफाई करके हम ठंडा करने के लिए रख देंगे चौड़े मुंह के बर्तन में। तो जैसे जैसे ठंडा होगा सॉल्यूशन वैसे वैसे फाइन चमकदार क्रिस्टल्स नीचे जमा होते जाएंगे और ये क्रिस्टल्स बच्चों होंगे Na2CO3.10H2O। तो बिंदु लगा करके 10 केमिकली जो है वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली चिपक जाएंगे एनहाइड्रस सॉल्ट के साथ में। अब ये जो सॉल्ट होगा ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, तो इसका हल्का सा कलर क्रीमिश कलर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? सफेद कलर हो जाएगा। तो वो क्रीमिश कलर का पाउडर था Na2CO3 और ये हल्का सा बिल्कुल ब्राइट व्हाइट चमकदार हो जाएगा। तो कलर में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। तो फाइन क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट दे सेपरेट आउट एंड सेटल डाउन एट द बॉटम और नीचे बैठ जाएंगे। और ये जो प्रक्रिया है क्रिस्टल्स प्राप्त करने की इसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है और उसको ठंडा होने के लिए रख देना है तो फाइन क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ठीक, तो देखो Na2CO3 था, इसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया तो क्रिस्टलाइजेशन तरीके के दौरान जब क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया होगी तो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली चिपक जाएंगे। तो रिएक्शन बहुत सिंपल सा है बच्चों, यहाँ प्लस लगाना है और ये 10 इसके साथ चिपक जाएंगे तो बीच में डॉट लगा देना। तो ये बन गया सोडा एश जो था उससे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है, इसी को हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो Na2CO3 वॉशिंग सोडा नहीं है, सोडा एश है। इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल चिपक गए, वाटर क्रिस्टलाइजेशन, तो ये बन गया वॉशिंग सोडा कॉमन नेम। और केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बच्चों पूछते हैं कई बार व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा एंड राइट इट्स फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लिखना है, ये आपको नाम लिखना है। चलिए, बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इसको तैयार कर सकते हैं सॉल्वेज प्रक्रिया के द्वारा, सॉल्वेज प्रोसेस। तो ये इंडस्ट्रियल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग का तरीका है, ये आपको 11th क्लास में स्टडी कराया जाएगा। तो फिलहाल आपको बस ये दो रिएक्शंस देखने हैं, ठीक है कि नहीं? क्या तो ये था हमारा क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया जिसके द्वारा हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट दैट मींस वॉशिंग सोडा तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम इसकी। सफेद कलर का चमकदार क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पानी में आराम से घुल जाता है, वाटर सॉल्युबल है। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। पानी में घोलने के उपरांत जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हल्का सा बेसिक होता है। उसके बाद ऑन हीटिंग इट, यदि इसको गर्म कर दिया जाए स्ट्रांगली हाई टेम्परेचर पे तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चे इवेपोरेट हो जाते हैं और हमको मिलेगा Na2CO3 और ये है सोडा ऐश। तो अगर इसको स्ट्रांगली गर्म कर दिया जाए ऑन हीटिंग इट फॉर्म्स सोडा ऐश बाय लूजिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कोई भी हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करने पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दे आर लॉस्ट एंड वी गेट एनहाइड्रस सॉल्ट। तो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे, हमको सोडा ऐश मिल जाएगा हीट करने पर। ये 10 अलग कर देना, प्लस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसके यूजेस। पहला इंपॉर्टेंट यूज क्या है इसका? इट इज यूज फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग इन इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड। घरों में या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे ये सस्ता एक तरह से चीप वॉशिंग क्लीनिंग एजेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता। तो इट इज यूज फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग इन इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड। ठीक है, तो हमारे जो सस्ते वॉशिंग पाउडर्स बनते हैं जैसे निरमा टाइप के, ठीक है, व्हील निरमा सस्ते वाले वॉशिंग पाउडर, मैं डिटर्जेंट की बात नहीं कर रहा, वो उसमें नॉर्मली वॉशिंग सोडा यूज होता है। हमारे जो गाड़ी मोटर बाइक्स वगैरह को धोने के लिए सर्विस स्टेशन पे जो पाउडर्स यूज करते हैं वो भी यही यूज होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कोई जो टेंट हाउस वगैरह रन करते हैं उनमें दरियों को और जो टेंट का कपड़ा होता है उसको धोने के लिए नॉर्मली ये चीप सस्ता पाउडर यूज होता है। ठीक, यूज इन पेपर पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इन तीनों इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ा उद्योग में। इट इज यूज फॉर मेकिंग चीप वॉशिंग पाउडर। सस्ता जो वॉशिंग पाउडर होता है वो उसकी मदद से बनाया जाता है, ये एक इंग्रेडिएंट कंपोनेंट है उसका। इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। बच्चों हार्ड वाटर क्या होता है? तो समझते हैं हार्ड वाटर क्या होता है। बच्चों ये जो पानी है ना, पानी, किसी भी पानी के सैंपल में यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं, किसके आयंस? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो ये आयंस जो होते हैं, ये आयंस उसकी जो क्लींसिंग एक्टिविटी है साबुन के साथ उसके रिएक्शंस में बाधा डालते हैं। मतलब इस प्रकार का पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं वो साबुन के साथ सफाई नहीं करता। अगर साबुन
के साथ सफाई करने की कोशिश करेंगे तो साबुन के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस होते हैं वो रिएक्ट करके एक प्रेसिपिटेट, क्रीमी प्रेसिपिटेट बना देते हैं, साबुन वेस्ट हो जाती है एंड सच ए वाटर, हार्ड वाटर सैंपल, इट इज नॉट यूजफुल फॉर क्लीनिंग। समझ में आ गया? यूजिंग सोप, तो सोप इनइफेक्टिव हो जाते हैं हार्ड वाटर में, और हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ये वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। तो वॉशिंग सोडा जो होता है, ये जो परमानेंट हार्डनेस है इसको हटा करके उसको सॉफ्ट बना देता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो होते हैं, इसका जो सोडियम कार्बोनेट है ना, जैसे हम सोडियम कार्बोनेट को पानी में डालेंगे तो सोडियम कार्बोनेट पानी में घुल जाएगा, तो हमको कार्बोनेट आयन मिलेंगे। ये कार्बोनेट आयन बच्चों कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके आयंस के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में उसको प्रेसिपिटेट कर देंगे, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में प्रेसिपिटेट हो गए, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हट गए पानी के सैंपल में से, और ये हट गए तो साबुन जो होता है उस पानी में अच्छे से सफाई कर पाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण सफाई नहीं कर पाता। तो परमानेंट हार्डनेस जो होती है, जो हटाई जा सकती है किसके द्वारा? ये वॉशिंग सोडा डाल करके। और एक और प्रकार की हार्डनेस होती है बच्चों, जो कहलाती है टेम्पररी हार्डनेस, और टेम्पररी हार्डनेस सिर्फ हम हटा सकते हैं बॉइलिंग करके। तो पानी के सैंपल को उबाल दिया तो उबालने मात्र से ही टेम्पररी हार्डनेस हट जाती है, लेकिन परमानेंट हार्डनेस जो होती है वो हमको वॉशिंग सोडा डाल के ही हटानी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसका एक इंपॉर्टेंट यूज है। उसके बाद बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरेक्स, Na2B4O7। ये बोरेक्स हमारा कई प्रकार की दवाइयों में यूज होता है, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह में यूज होता है, चींटियों को रिपेल करने के लिए जो कंपाउंड है वहां काम आता है। चींटियां, दीमक इससे नजदीक नहीं आते, खासकर चींटियां। ठीक, तो बोरेक्स जो कंपाउंड होता है ये बर्नॉल वगैरह में यूज होता है, जहां पे अगर हमारे चमड़ी वगैरह जल जाए, कहीं पे जले पे लगाने के लिए जो दवाई होती है वहां यूज होता है बोरेक्स। कई जगह यूज होता है बोरेक्स। तो ये जो बोरेक्स है, ये बोरेक्स बनाने के लिए यूज होता है वॉशिंग सोडा Na2B4O7। उसके बाद जो वॉशिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट डेकाइड्रेट, इट इज यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। लैब में भी कई प्रकार से कई केमिकल रिएक्शंस में लेबोरेटरी में केमिकल रिएजेंट के रूप में यूज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल होता है, ये प्रैक्टिकल कहलाता है सॉल्ट एनालिसिस। इसका मतलब 11th और 12th में दिया जाता है। ये आपको एक सॉल्ट दे देंगे, अब सॉल्ट में एक एनायन एक कैटायन होगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम 2+ आयन है उसमें, ये बेसिक रेडिकल हो गया, और दूसरा है सल्फेट आयन SO4 2- ये एसिडिक रेडिकल हो गया। और आपको सॉल्ट दे देंगे और बस आपको बोलेंगे, केमिस्ट्री लैब में खड़ा कर दिया जाएगा कि ये पकड़ो सॉल्ट, हमको नहीं पता, और इसका फॉर्मूला पता करो। और फॉर्मूला पता करने के लिए हमको पता करना पड़ेगा उसमें एनायन कौन सा है और उसमें कैटायन कौन सा है। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल किया जाता है वो कहलाता है सॉल्ट एनालिसिस, और वहां पे हम कैटायन का डिटेक्शन करते हैं और एनायन का डिटेक्शन करते हैं। तो एनायन का डिटेक्शन करने के लिए हमको जो सॉल्ट है वो सॉलिड अवस्था में चाहिए होता है, सॉलिड सॉल्ट चाहिए होता है, तो पाउडर थोड़ा सा रख लेते हैं हम सॉल्ट का। और जो कैटायन डिटेक्शन है, बेसिक रेडिकल का पता करने के लिए हमको सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। अब प्रॉब्लम यह है कि सारे सॉल्ट हर चीज में घुलते नहीं है, तो हमारे पास सॉल्यूशंस का एक सेट है। सबसे पहले हम वाटर में चेक करेंगे, वाटर में ठंडे पानी में नहीं घुला तो फिर हम क्या है गर्म पानी में चेक करेंगे, गर्म पानी में नहीं घुला तो फिर डाइल्यूट HCl, फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl, फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें भी नहीं घुला तो हम एक्वा रिजिया यूज करते हैं। एक्वा रिजिया होता है 3:1 के रेशियो में कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर। समझ में आ गया? तो अगर कोई भी सॉल्ट एक्वा रिजिया में भी नहीं घुलता है तो फिर उसका सॉल्यूशन तैयार करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? उसको मेल्ट करना पड़ेगा, उसको पिघला देना पड़ेगा। अब नॉर्मली सॉल्ट के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, ठीक, तो आयंस को अलग करने के लिए हमको सॉल्ट का सॉल्यूशन तभी बनेगा। भाई घुल क्यों नहीं रहा पानी में? क्योंकि पानी में दम नहीं है उसके आयंस को अलग करने की, तो हमको हीट ट्रीटमेंट के द्वारा मेल्ट करके क्या है उसको आयंस को अलग करना पड़ेगा सॉल्ट के, तब वो पानी में घुलेगा। ठीक है, तो पानी की मदद करनी पड़ेगी। अब इसके लिए क्या है, हमको सॉल्ट को पिघलाना पड़ेगा, तो पिघलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, आसानी से नहीं पिघलता। तो हम क्या करते हैं, ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये और इसके साथ पोटेशियम कार्बोनेट दोनों बराबर बराबर क्वांटिटी में ले लेते हैं। देखो इक्वल क्वांटिटीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट, ये दोनों बराबर मात्रा में लेते हैं, और ये जो मिश्रण है ये हम उस सॉल्ट में मिक्स कर देते हैं। सॉल्ट में ऐड कर दिया, और सॉल्ट में ऐड करने के बाद उसको पतली पतली छोटी छोटी कांच के ट्यूब्स में ले लेते हैं। तो समझ में आ गया? तो ये जो मिक्सचर है बच्चों ये कहलाता है फ्यूजन मिक्सचर। ये मिक्सचर उस सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट काफी हद तक कम कर देता है, लगभग 50% तक कम कर देता है। तो मान लीजिए हमने कैल्शियम सल्फेट ले लिया, उसका सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है और किसी में भी नहीं बन रहा है मान लो, तो हम क्या करेंगे, हम ये सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट का बराबर मात्रा में थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, इसको मिक्स करेंगे गिवन सॉल्ट से, और वो सॉल्ट
जो भी मिश्रण होगा उसको एक पतली सी कांच की ट्यूब होती है, 4-5 सेंटीमीटर बड़ी ट्यूब आती है, उसमें हम डाल देंगे, ठीक है। इसको इग्निशन ट्यूब कहा जाता है। इसको हम चिमटी में पकड़ के डायरेक्ट आग के ऊपर रखेंगे और आग में इसको रेड हॉट गर्म कर लेते हैं। तो गर्म करने के बाद में जो भी सॉल्ट है वो हीट के कारण पिघल जाएगा। ये जो मिश्रण है ये उसको जल्दी से पिघलाने में हेल्प करता है। पिघलने के बाद में उस ट्यूब को हम बिल्कुल ठंडे पानी से भरी एक बड़ी कांच की ट्यूब में छोड़ देते हैं। तो वो ट्यूब क्रैक हो जाती है, चटक जाती है और अंदर जो भी सॉल्ट जो पिघल गया था वो सब पानी में घुल जाता है। तो आयंस अलग हो गए और फिर बाद में उसको छान लेते हैं। कांच की ट्यूब फूट जाती है जिसमें हमने इग्निशन ट्यूब में गर्म किया था और छान छून के जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उसको सोडा एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। और इसमें वो आयन होगा हमारा पॉजिटिव रेडिकल और फिर अलग अलग तरीके से उसका डिटेक्शन होता है। अलग अलग हमारे स्टेप्स वाइज प्रोसीजर है सॉल्ट एनालिसिस का। तो एनायन डिटेक्शन के लिए हम ड्राई सॉल्ट यूज करते हैं और कैटायन डिटेक्शन के लिए सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। सॉल्यूशन अगर किसी भी सॉल्वेंट में नहीं घुल पाता है तो सोडा एक्सट्रैक्ट तैयार करना पड़ता है। तो ये लिखा है इक्वल क्वांटिटीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट, इट इज यूज्ड एज a फ्यूजन मिक्सचर to reduce the melting point of salt and prepare soda extract during salt analysis। ये 11th क्लास में स्टडी करेंगे। तो शॉर्ट में सॉल्ट एनालिसिस में ये सोडा एक्सट्रैक्ट तैयार करने के लिए यूज होता है मिक्सचर, फ्यूजन मिक्सचर के रूप में। ये मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है सॉल्ट को, ठीक। उसके बाद बच्चों जितना भी कांच बनता है, ग्लास, अलग अलग प्रकार का ग्लास, उस ग्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है सोडियम सिलिकेट। इसको हम वाटर ग्लास के नाम से भी जानते हैं और ये सोडियम सिलिकेट बनता है सोडियम कार्बोनेट से। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडा ऐश, इसको हमने रेत सिलिका के साथ हीट करना है स्ट्रांगली। तो सिलिका के साथ हीट करेंगे, सिलिका एसिडिक ऑक्साइड है, ये बेसिक है। तो एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट बनता है, वाटर तो बनेगा नहीं क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे। तो सॉल्ट बनेगा और साथ में CO2 गैस निकल जाती है। तो देखो इधर इसको हमने स्ट्रांगली हीट किया तो किसी भी कार्बोनेट को हीट करने से CO2 गैस निकलेगी और यहाँ Na2O बचेगा, Na2O और ये जुड़ के Na2SiO3 हो जाता है, सोडियम सिलिकेट। ये कंपाउंड वाटर ग्लास के नाम से फेमस है, इसी को सोडियम सिलिकेट कहते हैं। ये हर प्रकार के ग्लास बनाने के लिए रॉ मटेरियल है। समझ में आ गया? तो सोडियम कार्बोनेट जो है, वॉशिंग सोडा जो है, उसमें जो सोडियम कार्बोनेट है सोडा ऐश, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर ग्लास या सोडियम सिलिकेट विच इज ए रॉ मटेरियल फॉर ग्लास इंडस्ट्री। तो बच्चों ये यूजेस हो गए किसके? सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट अथवा सोडियम कार्बोनेट के, जो कि वॉशिंग सोडा, ठीक। चलिए अगला हमारा जो कंपाउंड है, फिफ्थ वाला कंपाउंड, वो है ब्लीचिंग पाउडर। तो इसी का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, ठीक। तो देखते हैं कैसे बनता है। तो बच्चों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है, इसको बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हमको लाइम वाटर की आवश्यकता है, स्लेकर लाइम, गाढ़ा गाढ़ा घोल लेना होगा लाइम वाटर का और इसमें से हमको क्लोरीन गैस पास करनी है। ये क्लोरीन गैस हमने देखो क्लोरलकली प्रोसेस में बनाई थी, ठीक है। और वहां पे मैंने क्लोरीन का यूज बताया था कि क्लोरीन से हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं जो वाटर को डिसइंफेक्ट करता है, जर्म्स मारने के काम करता है। हमारा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है ना वाटर वर्क्स में, उसमें से जर्म किल करने के लिए ये ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है, टैबलेट्स के रूप दे दिया जाता है इसको। तो how is it prepared? It is prepared by passing chlorine gas through a slaker lime, गाढ़ा गाढ़ा घोल लाइम वाटर का स्लेकर लाइम कहलाता है, ठीक, पेस्ट रूप में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से क्लोरीन गैस पास किया, तो क्लोरीन गैस क्या करती है, इसमें से सिर्फ वाटर निकलता है। तो देखो OH 2 बार है तो इसमें से H2O निकल जाएगा तो सिर्फ एक O बचेगा, तो CaO बचा और ये Cl2 ऐसा कैसा जुड़ जाएगा, तो CaO Cl2 और साथ में वाटर अलग निकल जाएगा। तो ये हो गया बच्चों ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अच्छा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होता ना तो कैल्शियम क्लोराइड होता, ऑक्सीजन बीच में लग गया तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। और इसकी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ठीक, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस है, क्लोरीन की पर्टिकुलर स्मेल होती है, पानी मिला देते हैं तो पानी स्मेल मारता है, ठीक। चलिए प्रॉपर्टीज, येलोइश सॉलिड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ओडर या फिर स्मेल। तो इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, येलो कलर का सॉलिड है, इसके टैबलेट या पाउडर बना दिया जाता है पानी को ट्रीट करने के लिए। तो सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में भी बहुत आराम से ये घुल जाता है। व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, अगर एयर में इसको खुले में छोड़ दिया जाए तो डिकम्पोज हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाती है। समझ में आ गया? तो क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड। उसके बाद इट लिबरेट्स क्लोरीन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, किसी भी डाइल्यूट एसिड में डाल देंगे तो भी क्लोरीन गैस निकल जाएगी। तो देखो ये हमने CaOCl2 ले लिया, ब्लीचिंग पाउडर, एसिड डाला, एसिड डालने के बाद में Cl2 गैस बाहर निकल जाएगी, CaO में से O रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ में, वाटर बन जाएगा और CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। तो सॉल्ट बना, वाटर और साथ में क्लोरीन गैस निकल जाती है। एनी डाइल्यूट एसिड विल लिबरेट क्लोरीन गैस, ठीक। अगला, जो क्लोरीन गैस लिबरेट होती है ना,
ये पानी के साथ रिएक्ट करती है और पानी के साथ क्लोरीन गैस लिबरेट रिएक्शन करने के बाद में नेसेंट ऑक्सीजन बनाती है। ये हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन है बच्चों, ये जर्म्स को मार डालती है, जला देती है। सो दिस नेसेंट ऑक्सीजन इट हैज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये जर्म्स को किल कर देती है और इसी कारण से क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको जर्म किलर के रूप में यूज किया जाता है। ठीक, सो और इसको ब्लीचिंग पाउडर क्यों बोलते हैं उसका कारण भी आगे मैं बताऊंगा। तो द क्लोरीन गैस लिबरेटेड बाय कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये जो क्लोरीन गैस निकलेगी ना, इट रिएक्ट्स विद वाटर, पानी में डालने पर ये धीरे धीरे जो क्लोरीन गैस निकलेगी, ये क्लोरीन गैस पानी के साथ रिएक्ट करती है एंड इट लिबरेट्स नेसेंट एटॉमिक ऑक्सीजन, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। तो देखो Cl2 गैस पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एक H और एक Cl, तो दो दो है ये, तो 2HCl बन जाएगा और साथ में एटॉमिक ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। ये हाईली रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यही है जो कि जर्म्स का नाश करती है। ठीक, उसके बाद यही एटॉमिक ऑक्सीजन जो है बच्चों, ये कलर्ड मैटर को भी हटाने का काम करती है। तो अगर कोई कलर्ड कंपाउंड्स है, ठीक है, तो उसमें से कलर रिमूव करने का काम क्या करता है, ये ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन। एटॉमिक ऑक्सीजन जो है ये कलर्ड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके उनको कलरलेस बनाती है और कलर रिमूविंग जो प्रॉपर्टी, इसी को हम ब्लीचिंग एक्टिविटी बोलते हैं, ब्लीचिंग एक्शन बोलते हैं। ठीक, तो नेसेंट ऑक्सीजन मतलब एटॉमिक ऑक्सीजन जो है, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा लिखा जाता है, हाईली रिएक्टिव है। सो दिस नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज बाय क्लोरीन गैस, जब क्लोरीन गैस पानी के साथ रिएक्ट करता है तो नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है। ये नेसेंट ऑक्सीजन किसी भी कलर्ड सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके उसका कलर गायब कर सकती है। ठीक है, इवन आपने कोई भी स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट जो अपने बालों पे लगा दिया, बालों का पूरा काला कलर गायब होकर बिल्कुल व्हाइट सफेद हो जाएगा, चमड़ी सफेद हो सकती है। ब्लीच, ठीक है, हम ऊन को ब्लीच करते हैं सफेद बनाने के लिए, हम पेपर को ब्लीच करते हैं, लकड़ी से बनता है पेपर, लकड़ी ब्राउन होती है तो ब्लीच करके कलर हटाया जाता है। समझ में आ गया? सो इट रिमूव्स कलर। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये कलर्ड सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगी और उसका कलर हटा देती है और इसीलिए इसको ब्लीचिंग एजेंट कहा जाता है। तो ब्लीच करना मतलब होता है टू रिमूव अनवांटेड कलर, उसको सफेदी दे देना। ठीक है, तो ये थे बच्चों ब्लीचिंग पाउडर के प्रॉपर्टीज। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं इसके डे टू डे लाइफ में यूजेस क्या क्या है। तो क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करने का सबसे पहला काम है, तो इट इज यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो कपड़ा उद्योग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें ब्लीच करने के काम में आता है। ये किस किस का कलर हटा सकता है, ये कॉटन का, कॉटन में अगर हल्का सा क्रीमिश कलर आ गया उसको हटा सकता है। ऊन का कलर, बिल्कुल ऊन, भेड़ों से ऊन जो मिलता है क्रीमिश कलर की होती है, उसको ब्लैक कलर की भी होती है, काली भेड़ें भी आती है तो उसको बिल्कुल व्हाइट बना देता है। ये जूट हो गया, पटसन, सिल्क हो गया, क्रीमिश कलर का, ब्राउनिश कलर का होता है सिल्क, उसको भी बिल्कुल सफेद बना देता है। तो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसको इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। उसके बाद इट इज ऑल्सो यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर इंडस्ट्री। पेपर जो होता है, जो लकड़ी का जो बुरादा होता है, उसका गाढ़ा पेस्ट बनाया जाता है, बिल्कुल ब्राउनिश कलर का होता है, उसमें से कलर रिमूव करने के लिए हम ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसको यूज करते हैं। उसके बाद फॉर ब्लीचिंग ऑफ आइवरी, हाथी दांत जो टस्क होते हैं वो भी क्रीमिश कलर के होते हैं हल्के से, उसको ब्लीच करके प्योर व्हाइट बनाने का काम किया जाता है इससे, ब्लीचिंग एजेंट। देन फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी है बच्चों, उस पीने का पानी में अगर थोड़ा सा मिला दे तो उसमें से सारे जर्म्स, बैक्टीरिया, कीटाणु मर जाते हैं और वो सुरक्षित हो जाता है, पीने योग्य हो जाता है। तो वाटर वर्क्स में जो केमिकल ट्रीटमेंट होता है वो इसी के द्वारा होता है। क्लोरीन वाटर, क्लोरीनेटेड वाटर भी कह सकते हैं इसको। देन इट इज एडेड टू स्विमिंग पूल्स। बच्चों स्विमिंग पूल जो होते हैं उसमें कई लोग जो होते हैं कॉमन तरीके से नहाते हैं, उसके अंदर रहते हैं, और मान लो किसी को स्किन इन्फेक्शन है, डिजीज होती है, स्किन डिजीज, तो वो जर्म्स पूरे पानी में फैला सकता है और जो हेल्दी पीपल है उनको भी स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए स्विमिंग पूल्स में बहुत सारा क्लोरीन टैबलेट्स या फिर ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, जिससे कि क्या होता है, जर्म्स वगैरह मर जाते हैं, स्किन डिजीजेस पे लगाम लगती है। इसके बाद लेबोरेटरी में रिएजेंट के रूप में यूज होता है। ये तो लगभग हर एक में ले सकते हैं लेबोरेटरी रिएजेंट, बिल्कुल 6 के 6 कंपाउंड्स में। इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड फॉर मेकिंग इंसेक्टिसाइड्स। कई प्रकार के कीटनाशक दवाइयां बनती है ब्लीचिंग पाउडर से, और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो नेसेंट ऑक्सीजन देता है, ये ऑक्सीजन किसी के साथ भी ऐड होकर के उसको ऑक्सीडाइज कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस। चलिए एक और हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको आप लोग कॉमनली पीओपी के नाम से जानते हो। आपने घरों में देखा होगा, प्लास्टरिंग कराते हैं दीवार को स्मूथ ग्लॉसी अपीयरेंस देने के लिए, हम उसका क्या प्लास्टरिंग करवा देते हैं पीओपी से। तो शॉर्ट में पीओपी, फुल नाम इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब बच्चों इसका जो फॉर्मूला है वो है CaSO4 होल ट्वाइस डॉट H2O। कैल्शियम सल्फेट के दो मॉलिक्यूल्स एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं। अच्छा, अगर एक कैल्शियम सल्फेट के पास एक वाटर मॉलिक्यूल होता तो उसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट। अब लेकिन दो के पास एक है,
दो मॉलिक्यूल्स है कैल्शियम सल्फेट के, इसके पास एक ही पानी है, तो एक को आधा ही मिलेगा, और हाफ मॉलिक्यूल का मतलब होता है हेमी हाइड्रेट। तो दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो ऐसा लिख दें, या लिख दें CaSO4 डॉट हाफ H2O। एक CaSO4 के पास आधा मॉलिक्यूल, तो दो के पास एक, दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं, समझ में आ गया? तो इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी मींस हाफ, ठीक है। चलिए, अब ये बनता कैसे? ये बनता है कंपाउंड से, कंपाउंड है जिप्सम। अब जिप्सम क्या बला है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, CaSO4 के साथ दो वाटर मॉलिक्यूल्स, टू वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एक सफेद कलर का ये पत्थर है, ये चट्टान है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसके दो मॉलिक्यूल्स लिए हमने जिप्सम के, और इसको हीट करना, लेकिन हीट करना है कंट्रोल्ड वे में। बहुत ज्यादा हीट कर देंगे सारे वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो बच्चों, दो मॉलिक्यूल में टोटल कितने? चार वाटर मॉलिक्यूल चाहिए भाई, दो है ना, ये दो CaSO4 के अंदर चार मॉलिक्यूल्स हो गए। तो बच्चों, चार में से हमको सिर्फ तीन मॉलिक्यूल्स उड़ाने, दो CaSO4 के साथ हमको सिर्फ एक मॉलिक्यूल छोड़ना है, चार में से तीन, मतलब 75% वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ाना है। तो ये तब संभव है जब इसको हम एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें, मतलब 373 केल्विन, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है। तो सेल्सियस पे करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे यदि इसको गर्म किया जाए, किसको? जिप्सम को, कंट्रोल्ड वे में, तो बच्चों चार वाटर मॉलिक्यूल्स, दो दो है ये मॉलिक्यूल, दो में से दो जिप्सम मॉलिक्यूल में चार वाटर है, तो चार में से तीन वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं, सिर्फ एक बच जाता है। तो CaSO4 के तो दो मॉलिक्यूल्स हो गए होल ट्वाइस, और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल बच गया, तो इसको कहेंगे हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। या तो इसको ऐसे लिख दो, या फिर अगर मैं ये 2 नहीं लेता हूं, सपोज मैं 2 नहीं लेता हूं, तो हम क्या लिखेंगे इसको? CaSO4 डॉट हाफ H2, ये भी चलेगा। तो नाम हो गया इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये वाटर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल के पास में आधा वाटर, तो दो के पास में एक वाटर, इसलिए हेमीहाइड्रेट का। तो इसका कॉमन नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखेंगे गुण क्या है, तो 75% वाटर मॉलिक्यूल्स, तीन वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ गए, एक बच गया। अब मान लीजिए हम हीटिंग बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे कर दें, 100 के बजाय 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट कर दें, 423 केल्विन पे। तो इफ हीटिंग इज डन एट 150 डिग्री सेल्सियस, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन आर लॉस्ट, चारों मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे, चारों उड़ जाएंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल यहां बचेगा ही नहीं, हमको सिर्फ CaSO4 मिल जाएगा। तो देखो CaSO4.2H2O इफ हीटिंग इज डन एट 150 डिग्री सेल्सियस, मतलब 423 केल्विन, तो क्या होगा? ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे, प्लस में उड़ गया, और सिर्फ हमको बचेगा CaSO4। ये व्हाइट कलर का पाउडर है, बहुत ही यूजफुल नहीं है, ये यूजलेस प्लास्टर है, इसको बोलेंगे डेड बर्न्ड प्लास्टर। इसमें जो गुण है वो इसमें नहीं है, ठीक। अभी देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, हेमीहाइड्रेट जो है कैल्शियम सल्फेट का, इसका गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या। सो इसकी प्रॉपर्टी से पहली प्रॉपर्टी, इट इज अ व्हाइट ग्लॉसी पाउडर, चमकदार सफेद कलर का ये पाउडर है, ठीक। इस पाउडर का गुण है ऑन एडिंग वाटर इट फॉर्म्स ए स्लरी। इस पाउडर में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, यदि हम थोड़ा सा भी पानी मिला देते हैं तो एक गाढ़ा गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है, स्लरी तैयार हो जाती है, और ये स्लरी कुछ ही मिनट में, 5-4 मिनट में, 5-10 मिनट में सेट होकर के हार्ड पत्थर का, रॉकी सब्सटेंस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, हार्ड, बिल्कुल पत्थर की तरह हार्ड हो जाती है। समझ में आ गया? तो ये प्रॉपर्टी है जिप्सम की, समझ में आएगा? ऑन एडिंग वाटर first it forms a slurry which then sets quickly within 5 to 10 minutes to form a hard rocky mass। और ये जो हार्ड सब्सटेंस है ये वापस जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो इसमें पानी ऐड करेंगे तो उल्टा रिएक्शन होगी, पानी ऐड करते ही वापस ये जिप्सम में बदल जाएगा, वापस इसको हीट करेंगे 373 डिग्री केल्विन पे, तो वापस ये जिप्सम बन सकता है। समझ में आ गया? चलिए, तो ये तो था क्या, तो प्रिपरेशन का जो रिएक्शन हमारा बच्चों, इसका बिल्कुल उल्टा कर देंगे तो ये एक्शन ऑफ वाटर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो इधर एक्शन ऑफ वाटर का मतलब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये मैंने लेफ्ट साइड में लिख दिया, देखो CaSO4 होल ट्वाइस डॉट H2, ये वाला। इसमें पानी ऐड करना है 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये देखो प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक। ये ऐड कर दिया तो ये पहले तो स्लरी बनेगी, और स्लरी सूख साख के वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जिप्सम में। तो देखो ये हम नहीं देंगे, तो इस पहले जो प्रिपरेशन वाला रिएक्शन है इसको बिल्कुल उल्टा कर देंगे, तो ये हो गया बच्चों एक्शन ऑफ वाटर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस POP को जब भी हम लगाते हैं तो पहले पानी का घोल बना करके स्लरी बनाते हैं, और उसको लीपापोती जैसे ही करेंगे हम किसी भी वॉल पे, डिजाइन पे, छत की सीलिंग वगैरह पे, देखो पंखे के चारों तरफ जो होल होता है उसमें डिजाइन बनाते हैं, कॉर्नर्स पे डिजाइन बनाते हैं, छत पे डिजाइन बनाते हैं, तो ये सारे इस घोल के, गाढ़े गाढ़े घोल को हम अप्लाई करते हैं तो डिजाइन बन जाता है, ठीक है ना। तो डेकोरेशन पर्पस के लिए नॉर्मली काम में आता है, सीलिंग्स को या वॉल्स को ग्लॉसी स्मूथ लुक देने के लिए काम आता है, इससे पेंट सरफेस एरिया कम हो जाता है, पेंट कम यूज होता है, खुरदरापन होगा तो पेंट ज्यादा यूज होगा, दीवार खींचेगी, पेंट को एब्जॉर्ब करेगी, और अगर ये लगा देते हैं तो चमकदार हो जाती है दीवार, पोर साइज कम हो जाएगा, तो पेंट एरिया कम हो जाएगा, पेंट की लागत कम आ जाएगी, ठीक है।
तो ये था एक्शन ऑफ वाटर ऑन प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों दो चीजें आती हैं, कई बार ये प्रिपरेशन वाला रिएक्शन आता है, कई बार ये नीचे वाला एक्शन ऑफ वाटर। तो पानी ऐड किया तो जिप्सम का फॉर्मूला लिखना, 3 वाटर डालेंगे तो ट्वाइस CaSO4 डॉट H2O, तो हमको मिल जाएगा जिप्सम। ठीक है, चलिए, तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। अब देख लेते हैं इसकी यूजेस क्या क्या है, डे टू डे लाइफ में कहाँ इसको हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला यूज फॉर प्लास्टरिंग ऑफ वॉल्स, दीवारों को हम इससे बिल्कुल प्लास्टरिंग करते हैं, कोटिंग करते हैं, टू गिव देम ए स्मूथ एंड ग्लॉसी लुक, जिससे कि क्या है, उनको एक चमकदार स्मूथ लुक मिल जाए, तो ये अच्छा लगता है। ठीक है, फील सिल्की अपीयरेंस आ जाती है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द क्वांटिटी ऑफ पेंट एक बार, तो जब ऐसी दीवारों को हम पेंट करते हैं ना, तो पेंट कम मात्रा में खर्च होता है, दीवारें सोखती नहीं है पेंट को। फॉर मेकिंग फॉल्स सीलिंग्स, तो बच्चों कई बार जैसे पुराने हमारे घर होते हैं तो उसमें क्या होता है, लोहे के गर्डर्स लगे होते हैं, पट्टी वाली छत है। ठीक है, अब हमको वो पट्टी नीचे से खुरदरी दिखाई दे रही है, लोहे का गर्डर छिपाना है, अच्छा नहीं दिखता है वो। ठीक, तो उसको अच्छी फिनिशिंग देने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे उसके 1 या 1.5 फीट नीचे दीवारों पे हम एक पत्ती लगाते हैं, चारों तरफ मेटेलिक पत्ती लगाते हैं एल्यूमिनियम की, और एक जाली फिट कर देते हैं, बारीक जाली। ठीक है, पूरी जाली फिट कर देंगे सीलिंग से थोड़ा सा 1-1.5 फीट नीचे। ठीक, और उस जाली में जैसे हमारी खिड़कियों में दरवाजों के ऊपर जाली नहीं होती बारीक जाली, वैसी जाली होती हल्की सी, वो जाली स्क्रू पे ऐसे फिट कर देंगे, सेंटर से पंखे का होल निकाल के काट देंगे। ठीक है, और उस जाली पे हम क्या पीओपी का घोल बना बना के 2-3 कोट मार देते हैं, तो जाली से बिल्कुल कोट होकर के एक नकली बिल्कुल 1-1.5 सेंटीमीटर मोटी नकली छत तैयार हो जाती है। वजन तो नहीं झेल पाएगी, लेकिन एक नकली छत तैयार होगी, अंदर की जो ऊपर के गर्डर है पट्टियां वगैरह इसको छिपा लेती है। इस प्रकार की सीलिंग कहलाती है फॉल्स सीलिंग। तो इस प्रकार कई शॉप्स होते हैं, हमारे शोरूम्स वगैरह होते हैं, उनको एक ऊपर अगर पट्टी वाली छत है तो नीचे से एक अच्छी ग्लॉसी लुक वाली एक और छत तैयार कर सकते हैं। मजबूत नहीं होगी, लेकिन हम उसको क्या है, लुक्स उसके बेहतर बना सकते हैं। तो इस प्रकार की फॉल्स सीलिंग्स। ठीक है, उसके बाद फॉर मेकिंग डिजाइन ऑन सीलिंग, तो सीलिंग के ऊपर आपको अगर डिजाइन तरह तरह के बनाने, आप अपने घरों में देखना प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से कई प्रकार के डिजाइन, जो हमारा फैन बॉक्स होता है, फैन उसके चारों तरफ हमारा गोल डिजाइन बना दी जाती है, कॉर्नर्स पे बना दी जाती है, पट्टियां बना दी जाती है। तो ये डिजाइन जो होती है फ्लो सीलिंग पे, वो नॉर्मली प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती है। उसके बाद मान लो कहीं पे लेबोरेटरी में हमको एक ग्लास की ट्यूब है, उसमें एक रबर की ट्यूब फिट कर दी, और वहां से हमारी एयर टाइट अरेंजमेंट करना है, तो में हम क्या है प्लास्टर पेरिस का घोल लगा करके ब्रश से लीपापोती कर सकते हैं, तो एयर टाइट अरेंजमेंट करने के लिए काम आता है। तो गैप्स वगैरह सील करने हो, पोर्स सील करने हो, हमने कहीं पे सपोज हमारे घर में एसी फिट करवाया, तो एसी को फिट करने के लिए जो हमारा कौन सा एसी, जो वॉल माउंटिंग एसी होता है, एक तो विंडो एसी उसकी बात नहीं कर रहा, वॉल माउंटिंग एसी जो है, एक अंदर वाली इंटीरियर यूनिट होती है, एक एक्सटीरियर यूनिट होती है, तो उसके लिए हमको दीवार में छेद निकालना पड़ता है, मोटा सारा 2-2.5 इंच का छेद निकाल देते हैं, और उसके बाद उस छेद के अंदर से पाइप्स वगैरह बाहर जाते हैं। अब उस छेद को प्लग कैसे किया जाए, तो उस छेद को बंद करने के लिए हम क्या पीओपी का सहारा ले सकते हैं। जरा जरा से काम के लिए कोई मिस्त्री नहीं आएगा रिपेयर करने के लिए उसको, सीमेंट वगैरह, तो हम क्या पीओपी लेकर के उस छेद को प्लग इन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो क्रैक्स है, क्रिवाइसेस हैं, गैप्स हैं, पोर्स हैं, उनको सील करने के लिए हम पीओपी यूज कर सकते हैं। लेबोरेटरी में एयर टाइट अरेंजमेंट के लिए ट्यूब्स हैं, उनको रबर ट्यूबिंग, रबर और ग्लास की ट्यूब को आपस में फिट किया गया, तो उसमें हम सीलिंग कर सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से। फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड आइडल्स, स्टैचू मतलब होता है इंसानों की मूर्तियां वगैरह, ठीक है, पशु पक्षियों की मूर्तियां वगैरह, और आइडल मतलब होता है देवी देवताओं की, भगवानों की जो मूर्तियां हैं, उनको हम प्लास्टर पेरिस की मदद से बना सकते हैं। दिवाली पे देखना ऐसी बहुत सारी प्लास्टर पेरिस की बनी हुई मूर्तियां जो होती है, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, आपको मार्केट में बिकती हुई मिल जाएंगी, तो प्लास्टर पेरिस की बनी हुई मूर्तियां। ठीक, उसके बाद आपने देखा होगा ऐसी बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां वेस्ट बंगाल में और महाराष्ट्र में बनाई जाती हैं गणेशोत्सव पे, या फिर दुर्गा पूजा के अवसर पे, जिनको क्या नदियों में विसर्जन कर दिया जाता है, झांकी वगैरह निकालते हैं, तो बड़ी बड़ी मूर्तियां इन प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनती है। तो सस्ता आइटम, बहुत महंगा नहीं है। उसके बाद फॉर मेकिंग डाइज, डाई होता है बच्चों सांचे, यहाँ डाई मतलब मरना नहीं है, डाई मतलब हो गया सांचे। तो हम जो हमारा सैनिटरी वेयर होता है, हमारे वॉश बेसिन हो गया, टाइल्स हो गया, सोप केस हो गया, तो इस तरह की जो चीज हो गई, टॉयलेट सीट्स हो गई, इनके जो सांचे होते हैं वो नॉर्मली प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनते हैं। फिर बाद में उनमें सिरेमिक आइटम पिघला करके डाल दिया जाता है और वो उसी सांचे में तैयार हो जाता है, तो उनकी डाई सांचे तैयार किए जाते हैं। उसके बाद मान लो किसी की हड्डी क्रैक हो गई है, बोन फ्रैक्चर हो गया, डिसलोकेशन हो गया जॉइंट का, तो क्या है मेडिसिन में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी उसको यूज करते हैं। तो हम पतली पतली छोटी छोटी पट्टियां
काट के रखते हैं पीसेस में और प्लास्टर ऑफ पेरिस का घोल बनाते हैं गर्म पानी में और उन पट्टियों को भिगो के जो जॉइंट है उसको प्रॉपर तरीके से खींच-खांच करके प्रॉपर पोजीशन में बिठा करके उसके चारों तरफ पट्टियां लपेट देते हैं और कुछ ही समय में बिल्कुल हार्ड पत्थर के जैसा हो जाता है, जिससे कि क्या आप अपना हाथ हिला नहीं पाओ, प्रॉपर पोजीशन में होल्ड करके रखने के लिए, जिससे कि हड्डी वापस अपने आप ही जुड़ जाए। तो टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन्स एंड डिसलोकेटेड जॉइंट्स इन प्रॉपर पोजीशन, तो 1-1.5 महीने के लिए आपको उसी पोजीशन में होल्ड करने के लिए कहा जाता है, फिर वो हड्डी अपने आप ही दुरुस्त हो जाती है, जुड़ जाती है। तो वहां पे हम यूज करते हैं हड्डियां जो क्रैक हो जाती है उसको प्रॉपर पोजीशन में लाने के लिए, जोड़ने के लिए। उसके बाद फ्लावर वेस, फ्लावर वेस होता है फूलदान। तो बच्चों कई देखा होगा सजावट के सामान हमारे घरों में मिल जाते हैं, कोई हमारे पास कोई टेबल रखी हुई है, कोई फ्लावर पॉट है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, गमला रूपी स्ट्रक्चर होता है या मेटालिक वास भी हो सकता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के तारों में फूल लगे होते हैं, फूलदान, और उसके वो फूल आसानी से निकल भी सकते हैं बाहर अगर हम ऐसे ही डाल देंगे। तो उसके अंदर अगर हम पीओपी का घोल बना के डाल देते हैं तो तारों के अंदर वो फंस जाता है अच्छे से, तो वो पूरा का पूरा अगर हम ऊपर बंच उठाएंगे तो पूरा पॉट एक साथ उठाएगा, वो अलग से निकलेगा नहीं, अदरवाइज एक एक चीज उसमें से गिर सकते हैं, लूज हो सकते हैं। तो फ्लावर वास वगैरह बनाने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करते हैं बच्चों, क्लियर है। इसके अलावा बच्चों और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है इसके। यूज्ड बाय क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, सीआईडी वगैरह जो होते हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज होती हैं, सीबीआई है, ये क्या करते हैं, जो कई मान लो किसी को फुटप्रिंट, जूते का निशान है कहीं मिट्टी में, उसको उठाना है, अब उठाएंगे कैसे, मिट्टी के साथ थोड़ी उठा के ले जाएंगे, टायर वगैरह है, गाड़ी के टायर के निशान है और उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन में टायर के निशान अपने लेबोरेटरी में चाहिए, तो जो भी जूते या टायर के इम्प्रिंट हो जाते हैं उसके ऊपर एक मेटालिक बॉक्स फिट करते हैं और उसमें पीओपी का घोल डाल देते हैं, और पीओपी का घोल जैसे जैसे इंप्रेशन होते हैं उसमें अपने चारों तरफ फिट हो जाता है, थोड़ी देर में सूख के हार्ड हो जाता है और बाद में उसको उठा लेते हैं डब्बे के साथ में। तो इस प्रकार से इम्प्रिंट लेने का काम किया जाता है पीओपी की मदद से, शू का हो चाहे वो टायर्स का हो, ठीक है। उसके बाद डेंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, दांतों का जो इंप्रेशन है वो लेते हैं इससे। तो बच्चों आपको एक छोटा सा क्या है, गम के जैसा स्ट्रक्चर दिया जाएगा, बबल गम के जैसा होता है, उसको आपको मुंह में मान लो किसी को नकली दांतों का सेट बनवाना है, ठीक है, तो उसको मुंह में देके उसको आपको जोर से बाइट मारने के लिए कहा जाएगा, तो उस पर आपके दांतों के निशान पड़ जाते हैं और फिर उन्हीं में पीओपी का घोल डाल के आपके नकली दांतों के सेट का खांचा तैयार कर लिया जाता है और फिर इन्हीं से प्रॉपर उसमें क्या होता है, रेजिन वगैरह डाल के और आपके जो प्रॉपर कैल्शियम फॉस्फेट वाला जो मिनरल है उसी को डाल करके आपके दांतों का सेट भी तैयार किया जा सकता है, नकली जबड़ा जो होता है, ठीक है। तो ये इंप्रेशन लेने के लिए डेंटिस्ट यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। उसके अलावा हमको सपोज बहुत बड़े-बड़े रूम्स हैं, ऑफिसेस हैं, ठीक है, बड़े-बड़े रूम्स हैं और या बड़े ऑफिस हैं, बैंक वगैरह हो गए, तो उसमें हमको अगर छोटे केबिन्स तैयार करने, बड़े हॉल में से एक छोटा सा पोर्शन वाला केबिन मैनेजर का निकाल के तैयार करना है, तो नकली बीच में दीवार बनानी है, तो हम क्या करते हैं, वुडन बोर्ड लगाते हैं बीच में, प्लाई बोर्ड खड़ा कर देते हैं रूम के अंदर, ठीक है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में उसमें काट के दरवाजा निकाल सकते हैं, कांच का दरवाजा फिट कर सकते हैं, प्लाई बोर्ड खड़ा कर देते हैं और उस प्लाई बोर्ड पे दोनों तरफ से प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोटिंग कर दी जाती है। ये पोरस प्लाई बोर्ड होता है, देवर बोर्ड बोलते हैं इसको, और इसके ऊपर फिर क्या है, पीओपी की कोटिंग कर दी जाती है, पेंट वगैरह कर देते हैं, तो बिल्कुल हल्का है बट दीवार के जैसा लुक आएगा, तो रातों रात हम ये दीवार खड़ी कर सकते हैं, पार्टीशंस बना सकते हैं। तो देखो, फॉर मेकिंग पार्टीशन इन बिग रूम्स एंड ऑफिसेस, पीओपी मे बी कोटेड ऑन वुडन बोर्ड, तो लकड़ी के जो बोर्ड होते हैं इसमें पीओपी की कोटिंग करके इस प्रकार के पार्टीशंस बनाए जा सकते हैं। तो बहुत सारे ये यूजेस हो गए बच्चों किसके, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। तो इसके साथ ही बच्चों ये हमारा जो लास्ट पार्ट है ये खत्म होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बच्चों सोप वाला टॉपिक, सोप्स को कैसे तैयार किया जाता है, सोप होते क्या है, हाउ आर दे प्रिपेयर्ड, सैपोनिफिकेशन क्या है और किस प्रकार से सोप सफाई करते हैं, क्या उनके एडवांटेजेस है, क्या उनके डिसएडवांटेजेस है, समझ में आ गया। सारे टॉपिक्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इससे पहले आपको कुछ मेरे को सोप के टॉपिक को समझने के लिए कुछ हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको समझनी होगी, थोड़े से केमिकल कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे होता है, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस क्या होता है, तो इसके बारे में पहले मैं ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद हम सोप वाला टॉपिक देखेंगे, ठीक है। सो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, समझ के आप अच्छे से इसको नोटबुक में नोट कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।